तो नमस्कार आप सभी को। हम बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की 11th क्लास का चैप्टर, जिसके अंदर हमने ग्रसनी तक की बात कर चुके थे हम। और इससे आगे का जो पार्ट आता है डाइजेशन सिस्टम के अंदर वो आता है ओसोफेगस ग्रासनाल। अब देखते हैं कि ग्रासनाल में क्या किसी प्रकार का कोई डाइजेशन होता है। तो पहली बात तो ग्रासनाल में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। अब है कि ग्रासनाल में और हम क्या क्या एग्जाम में लिख सकते हैं, पूरा लिखना हो तो ग्रासनाल ग्रसनी को आमाशय भाग से जोड़ती है। आमाशय कहने का मतलब जिसे आप पेट कहते हो, स्टोमक, आमाशय से ग्रासनाल, ये ग्रासनाल इससे ऊपर क्या थी, ग्रसनी थी। ग्रसनी से भोजन किस में आएगा, ग्रासनाल के अंदर आएगा, कहने का मतलब ओसोफेगस के अंदर आएगा। इसके बाद में ओसोफेगस के अंदर क्या इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और इन छल्लों का क्या काम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, जब भोजन ग्रसनी से ग्रासनाल में आया तो यहाँ पर इस ग्रासनाल में किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होने वाला है, पाचन नहीं होने वाला है। ओनली भोजन ग्रासनाल का काम होता है, ओनली ये आमाशय तक पहुंचाती है भोजन को। अब है कि ग्रासनाल के अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो श्लेष्म का स्त्रावण करती है। इस श्लेष्म के स्त्रावण से जब भोजन यहाँ पर आता है, भोजन के कण यहाँ पर आते हैं, तो ये श्लेष्म इसके साथ में मिक्स होता है और जिससे भोजन क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है और जिससे ये आसानी से गति कर सकती है। लेकिन किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है ओसोफेगस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जब आप उल्टे लटके हुए कुछ भी फल या फिर आप भोजन करते हो, जब पेड़ पर उल्टे लटक जाते हो या फिर कहीं पर भी उल्टे लटक जाते हो, तब भोजन करते हो, तो आपने देखा होगा कि भोजन तो फिर भी पेट के अंदर तो जाएगा, स्टोमक के अंदर तो जाएगा, बाहर क्यों नहीं आ रहा वापस? क्योंकि इसका रीजन है कर्मा कुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ग्रासनाल के अंदर। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट किससे होता है कि ये मतलब किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये होती है ग्रासनाल के अंदर ये छल्ले क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, जिससे भोजन को नीचे की ओर धकेलते हैं। कहने का मतलब भोजन को इस प्रकार से ये दबते हैं, कहने का मतलब ये भी दबते हैं और भोजन को नीचे की ओर धकेलते हैं। तो ये कर्माकुंचन गति होती है और इसके जरिए ही भोजन आमाशय के अंदर एंटर करता है। यहाँ पर ज्यादातर एग्जाम में यही पूछ रहा है कि कर्माकुंचन गति ग्रासनाल में किस प्रकार की गति होती है, कर्माकुंचन गति होती है। अब आमाशय और ग्रासनाल के मध्य गैस्ट्रो ओसोफेगस स्फिंक्टर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हम भोजन करते हैं तो भोजन स्टोमक, ग्रासनाल से स्टोमक में जाने के बाद क्या वापस आता है? तो वापस नहीं आने का मतलब नहीं आने कौन नहीं देता है भोजन को वापस? ये ग्रासनाल, ओसोफेगस और ये स्टोमक, इनके बीच के गैस्ट्रो ओसोफेगस स्फिंक्टर पाया जाता है। कहने वाला आप समझने के लिए कह सकते हो एक दरवाजा पाया जाता है। ये दरवाजा भोजन को तो आने देगा वापस, ग्रासनाल से आमाशय में तो आने देगा, लेकिन आमाशय से वापस ओसोफेगस के अंदर जाने नहीं देगा। तो पूछ ले कि गैस्ट्रो ओसोफेगस स्फिंक्टर किसमें, किनके मध्य पाया जाता है? तो ग्रासनाल और स्टोमक के मध्य पाया जाता। अब है कि ग्रासनाल में ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। तो इस बात का ये ध्यान रखना कि ग्रासनाल के अंदर किसी प्रकार का डाइजेशन, पाचन नहीं होता है और यहाँ पर भोजन आने के बाद में 3 से 4 घंटे तक रुकता है, पड़ा रहता है। यहाँ पर और भी इसका पाचन होता है और इसमें किसका डाइजेशन होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पूरी किसी भी ऑर्गन के बारे में, भोजन की मैंने मैकेनिज्म नहीं बताई अभी तक पूरी। अब इसके बाद में भोजन किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, कहने का मतलब छोटी, यहाँ जिसे क्षुद्रांत्र भी कहा जाता है। यहां तक आप नोट्स बना लेना है क्योंकि मैंने नोट्स साथ साथ में बोर्ड पर लिखे। आप वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेना। समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। तो नमस्कार आप सभी को। अभी हम देखते हैं स्टोमक के बारे में। इससे पहले हमने ओसोफेगस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था कि कौन इसमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है और किस प्रकार से डाइजेशन नहीं होता है और इसमें कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। अभी हम देखेंगे कि जब भोजन ग्रासनाल ओसोफेगस से स्फिंक्टर के द्वारा जब आमाशय के अंदर आ जाता है तो किस प्रकार से उसमें प्रोसेस होती है।
तो अब देखते हैं कि आमाशय होता है वो जे शेप का होता है, जो खाली आमाशय खाली स्टोमक होता है वो किस आकार का होता है, जे शेप का होता है। अब आमाशय की जब भौतिकी पढ़ेंगे उसमें हम उसकी परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो आमाशय में 4 प्रकार की परतें पाई जाती है आमाशय की। सबसे बाहरी परत जिसे शिरोशा कहते हैं, फिर इसके बाद में और जो इसकी मस्कुलरिस परत, और फिर आती है सबम्यूकोसा परत, और फिर आती है म्यूकोसा परत। तो इस प्रकार सबसे जो आंतरिक परत होती है वो होती है म्यूकोसा परत। सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा परत होती है। इस म्यूकोसा परत के द्वारा वलन ऐसे बनाए जाते हैं, इस प्रकार से वलन रगीज बनाई जाती है। जब आमाशय के अंदर ये वलन पाए जाते हैं तब तक है कि आमाशय कैंसर का यह संकेत नहीं है, लेकिन जब ये रगीज एब्सेंट होती है हमारे आमाशय के अंदर तो ऐसा माना जाता है या फिर यह होता है कि इसमें कैंसर होगा आमाशय का। अब आमाशय के पार्ट की बात करें तो आमाशय के 4 भाग होते हैं। आमाशय को 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसके अंदर सबसे ऊपरी भाग फंडिक पार्ट होता है। जैसे ही भोजन ग्रास नाल के बाद में आमाशय स्टोमक के अंदर आता है तो फंडिक भाग के अंदर आएगा। इसके बाद में कार्डियक भाग, फिर बॉडी पार्ट, और फिर आ जाएगा पाइलोरिक पार्ट के अंदर, और पाइलोरिक पार्ट से फिर आगे चला जाएगा छोटी आंत क्षुधांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब भोजन ग्रास नाल से आमाशय में आता है तो यहां पर भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है, ठीक है। और यहां पर जो भी प्रोसेस होता है उस भोजन के साथ में होता है, उसका अच्छी तरह से डाइजेशन होता है यहाँ पर, और जो फिर आगे जाता है। अब आमाशय में क्या होती है कि जो सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा होती है ये क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है जो गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावन करेगी, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंधित 3 प्रकार की सेल्स होती है आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर। सबसे पहली सेल्स के बारे में देखते हैं, जिसमें जाइमोजन सेल, जिसे चीफ सेल भी कहा जाता है, या फिर इसे हम पेप्टिक सेल भी कह सकते हैं। इसके द्वारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्त्रावन किया जाता है। पेप्सिनोजन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और प्रोरेनिन होता है जो दूध के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे केसिन प्रोटीन कहा जाता है, जो बच्चों में पाया जाता है ये प्रोरेनिन, ठीक है। ये 15 साल तक लगभग इसका स्त्रावन होता है, इसके बाद में बंद हो जाता है, ठीक है। जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसके डाइजेशन, उसका पाचन करता है। अब सेकंड प्रकार की सेल से ऑक्जेंटिक सेल या पेरिएटल सेल। अब पेरिएटल सेल्स क्या करती है, ये आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्त्रावन करती है, और इसके साथ में कैस्टले इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्रावन करती है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। अब जो कैस्टले इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 होता है, विटामिन बी ए कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, तो विटामिन जो B12 होता है उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। लेकिन बात यहां आती है कि सर अभी तक तो इसका डाइजेशन भी नहीं हुआ है, तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जो विटामिन B12 होते हैं या फिर कोई भी विटामिन होता है वो ऑलरेडी सूक्ष्म तत्व होते हैं, कहने उनको और छोटे भागों में बांटने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो विटामिन B12 होता है उसका डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब थर्ड प्रकार की सेल है म्यूकस नेक सेल। ये क्या करती है, म्यूकस या फिर श्लेष्म का स्त्रावन करती है। म्यूकस को श्लेष्म कहने में हिंदी में कहते हैं, श्लेष्म का स्त्रावन करती है, जो हाईली एसिडिक HCl से बचाती है। कहने का मतलब होता है जो हमारे आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच मान होता है वो 1.2 से 1.5 के मध्य होता है। कहने का मतलब ये इतना एसिडिक, इतना हाईली एसिडिक होता है कि यदि हम हाथ पर रखें तो हाथ में छेद हो जाता है। तो इसी कारण इससे हमारे आमाशय की सुरक्षा करने के लिए म्यूकस नेक सेल होती है जो म्यूकस का स्त्रावन करती है, और जो हाईली एसिडिक से हमें, हाईली एसिडिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी रक्षा करती है। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहना, तब तक के लिए धन्यवाद।